डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। लोकतंत्र में चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। मानव समुदाय एवं शासन व्यवस्था की अवधारणाओं पर गौर करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन बिल्कुल सही है। सभ्यता के विकास के साथ ही मानव समुदाय के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। प्रारंभ में शासन व्यवस्था के रूप में राजतंत्र की प्रमुखता थी। इसमें राजा ही सर्वोपरि होता था। इस शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह थी कि प्राय इसमें आम जनता को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होता था और उसे विवश होकर राजा की प्रत्येक उचित अनुचित आज्ञा माननी पड़ती थी। मानव सभ्यता में जैसे जैसे प्रगति हुई, लोग इस शासन व्यवस्था के विकल्प ढूंढने लगे। अंततः शासन व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर सारी जनता के हाथ में रहे, ऐसी व्यवस्था के रूप में प्रजातंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। इस शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव बहुमत के आधार पर करती है। अब्राहम लिंकन के शब्दों में बैलेट की शक्ति बुलेट से कहीं अधिक होती है। चुनाव व्यवस्था को प्रजातंत्र का मूल कहा जा सकता है। इसके बिना प्रजा प्रजातंत्र के लाभ से वंचित रह जाती है। प्रजातांत्रिक शासन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। राज्य व्यक्ति के विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान कराता है। जिस तरह व्यक्ति और समाज को अलग करके दोनों के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रजा और सरकार को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। अतः प्रजातंत्र में चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत ने भी स्वतंत्रता के बाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान की और इसी के साथ जनता को एक निश्चित अंतराल के बाद अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मिला। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। इसके बाद वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में पहला आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुआ। पहले मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष थी। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब तक लोकसभा के लिए 16 चुनाव हो चुके हैं। 16वीं लोकसभा का चुनाव वर्ष 2014 में समापन हुआ। भारत में विभिन्न प्रकार के चुनावों को नियंत्रित एवं संचालित करने के लिए भारतीय संविधान ने चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। इसमें एक मुख्य आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। चुनाव को नियंत्रित एवं संचालित करने के लिए यह आयोग चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियां तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव की व्यवस्था करना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना जैसे कार्य संपन्न करता है। आयोग के पास आवश्यकता पड़ने पर उपचुनाव करवाने एवं चुनाव रद्द करने का भी अधिकार होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव याचिकाओं के संबंध में सरकार को परामर्श देने का कार्य भी करता है। पहले चुनाव में बैलेट एवं बैलेट बॉक्स का प्रयोग किया जाता था।
प्रौद्योगिकी में विकास के बाद चुनाव को भ्रष्टाचार से मुक्त कर इसे अधिक विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग आम चुनाव में होने लगा। इसके लिए वर्ष 1989 में संविधान संशोधन करना पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग नवंबर 1998 में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं दिल्ली के चुनावों में पहली बार किया गया। वर्ष 2004 में 14वीं लोकसभा के चुनाव में पूरे भारत में इस मशीन का प्रयोग किया गया। अब पूरे भारत में निर्वाचन के लिए इसी मशीन का प्रयोग किया जाता है। पाई पैरा चेंज। ईवीएम मशीन में प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के सामने उसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है, जिससे मतदाता को अपने प्रतिनिधि के चुनाव में सुविधा होती है। यदि कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार को चुनने योग्य नहीं मानता तो वह नोटा का बटन दबा सकता है। भारतीय मतदाता को इस विकल्प के चयन का प्रथम अवसर वर्ष 2014 के आम चुनाव में मिला। चुनाव व्यवस्था में इसे एक सुधारवादी कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब तक हुए आम चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में कई दोष देखने को मिले हैं। कई बार यह देखा गया है कि उम्मीदवारों की अधिक संख्या एवं मतों के विभाजन के कारण विजेता उम्मीदवार को मिले कुल मतों की संख्या अन्य सभी उम्मीदवारों को मिले कुल मतों की संख्या से कम होती है। इस तरह बहुमत प्राप्त न होने के बावजूद वह विजयी हो जाता है। इसके अतिरिक्त चुनावों में अत्यधिक धन का प्रयोग एवं मतदाताओं की निष्क्रियता भी भारतीय चुनावी के प्रमुख दोष हैं। कभी कभी यह भी देखा गया है कि विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए असामाजिक तत्वों का प्रयोग भी करते हैं। राजनीति में अपराधीकरण के बाद से चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगे थे। चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के प्रयोग के बाद से इनकी विश्वसनीयता में तो वृद्धि हुई है, किंतु चुनावों में होने वाला भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त हो गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे न सिर्फ राजनीति के अपराधीकरण बल्कि दल बदल की राजनीति को भी दोषी ठहराया जा सकता है। एक बार समाज सेवक अन्ना हजारे ने कहा था, हमें मौजूदा चुनावी सुधारों में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए सतत लड़ना है। चुनावों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए और चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने हेतु अब तक कई समितियों का गठन किया जा चुका है। वर्ष 1974 में वी.एम. तारकुंडे की अध्यक्षता में ऐसी ही एक समिति का गठन किया गया था। चुनाव में सुधार के लिए अब तक कई समितियों के महत्वपूर्ण सुझावों को क्रियान्वित भी किया जा चुका है। चुनाव के समय उम्मीदवारों से खर्च का हिसाब लेने एवं राजनीति में अपराधीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने जैसे प्रयास इसके उदाहरण है। प्रजातंत्र की सफलता निष्पक्ष चुनावों के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि जनता शिक्षित हो एवं अपना हित समझती हो। जनता के अशिक्षित होने की स्थिति में स्वार्थी लोग धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर लोगों को दिग्भ्रमित कर सत्ता में आ सकते हैं। अतः देश की स्थिरता तथा प्रगति के लिए चुनाव प्रक्रिया का स्वच्छ एवं पारदर्शी होना जरूरी है। राजनीतिक दल स्वच्छ छवि के लोगों को उम्मीदवार बनाकर मतदाताओं का
काम आसान कर सकते हैं। यदि ईमानदार व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनकर सदन तक पहुंचता है तो उसके काम में पारदर्शिता देखने को मिलती है, जिससे पूरे देश का उत्थान होता है। इससे ही चुनाव प्रक्रिया की सार्थकता सिद्ध होती है। स्टॉप।